All of you. Good afternoon. So today is the doubt clearing session, and in today's doubt clearing session, अच्छा ये तो हिंदी में है क्लास. हाँ, तो आज के डाउट क्लियरिंग सेशन में हम मैं सोच रही हूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट को ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक बार कंटिन्यूएशन बन जाएगा ना, फिर बाकी के टॉपिक्स तो दो ही छोटे छोटे रहेंगे, जिससे कि ज़्यादा मतलब वो नहीं होगा फिर कंफ्यूजन आप लोग जब भी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं. ठीक है. बाकी कोई एक स्टूडेंट ऐसे कर लेना कि जितने सेशंस हैं रिकॉर्डिंग्स के, ठीक है, आप जहाँ पर भी अपने नोट्स बना रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, उसमें एक रिकॉर्डिंग का इस टाइप से बना लेना, चार्ट टाइप, जिसमें लेसन नंबर 1 में क्या क्या पढ़ाया गया है वो लिख लो. जैसे प्लेटो लेसन 1 में पढ़ाया, और किसी लेसन में अगर मान लो किसी डाउट क्लियरिंग सेशन है उसके बाद का, ठीक है, कोई लेसन नंबर मान लो 10 है और उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो उसमें आप एडअप कर दो कि उसमें जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया होगा, जैसे मान लो जॉन स्टुअर्ट मिल पढ़ा दिया, तो उसमें थोड़ा एडअप कर लो. इस हिसाब से एक चार्ट तैयार कर लो, जिससे कि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है. लेसन नंबर इस तरीके से लिख के और उनके नाम वगैरह लिख लो. इससे होगा क्या कि ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशंस में अगर हम कुछ कवर करते हैं तो एटलीस्ट आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहेगा कि ये टॉपिक हमने उस वाले लेक्चर में, उस नंबर के लेक्चर में और उस डेट वाला लेक्चर था, या फिर उसका ये नाम है उसके बाद का लेक्चर है, वहाँ पर हमने कवर किया था. ठीक है. कंफ्यूजन फिर नहीं रहेगी. तो आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को ही कंटिन्यू करेंगे. एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम शुरू करेंगे. सबसे पहले तो देखो हमने कवर कर लिया है सर सैयद अहमद खान मॉडर्न में, उसके बाद हमने औरबिंदो घोष को भी कवर कर लिया है. अब आगे के 3 थिंकर्स हमारे पढ़े हैं, एम.एन. रॉय, गांधी एंड अंबेडकर, तो इनको कवर करना है. सबसे पहले हम शुरू करेंगे. हमारा आज का जो टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वो रहेगा गांधी. गांधी कौन सा वैल्यू एडिशन आपने कौन सा वैल्यू एडिशन की बात करें, एरिस्टोटल का प्लेटो पर? अच्छा, एरिस्टोटल का कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा. हाँ, वो हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में ही करवाया था. हिंदी में क्योंकि मुझे आपके टर्म्स वगैरह नहीं पता है तो मैं हिंदी में वैल्यू एडिशन नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन वही आइडियाज़ जो मैंने वहाँ पे बताए थे वही एज इट इज़ आपको वहाँ पर लिखने हैं. ठीक है. एडअप करना है, उसी को हिंदी में कन्वर्ट करके कर लो या वैसे कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज अबाउट दिस. नॉर्मल सिंपल इंग्लिश में बता देना. अरे सिंपल इंग्लिश ही आई थिंक, फिर भी मैं आगे देख लेंगे. ठीक है, विल सी दैट. नॉर्मल सिंपल इंग्लिश में आगे आप वो जो भी वैल्यू एडिशन है ना, जहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक बार उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके ग्रुप में भेज देना. मैं उसकी रिकॉर्डिंग वॉइस नोट में उसका समझा दूंगी आपको अलग से. ठीक है, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी हमारे पास कम टाइम होता है टॉपिक कंप्लीशन के लिए, तो वो ग्रुप में हो जाएगा. तो गांधी हम शुरू करेंगे. तो गांधी को देखिए फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाता है. इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. ये गांधी को बोला जाता है. तो बेसिक आइडिया देखते हैं गांधी में, क्योंकि गांधी के अंडर में ही हम देखेंगे कि मास मूवमेंट स्टार्ट होगी. मास मूवमेंट. गांधी से पहले औरबिंदो घोष भी ट्राई कर रहे थे, नेशनलिज्म की बात की थी, तो लेकिन औरबिंदो घोष इतने सक्सेसफुल नहीं रहे. लेकिन उसके बावजूद इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि औरबिंदो घोष ने एक बेस प्रोवाइड किया गांधी को, जिसमें आगे जाकर के गांधी आएंगे और उसी का यूज करके आगे हम देखेंगे कि मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और लोगों को सभी वर्गों के जितने भी लोग रहेंगे, सभी यू नो सेक्शंस के, उनको इंस्पायर करेंगे, मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. तो यानी इंडियन एवोल्यूशन में, फ्रीडम स्ट्रगल के एवोल्यूशन में गांधी नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप थे औरबिंदो घोष के बाद में.
और हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि औरोबिंदो घोष ने कुछ बोला और गांधी ने उसका टोटली ऑपोजिट बोला। इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने आपको बताया था वो है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का फीचर हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखने को मिलता है, इनफैक्ट इंडिया में देखने को मिलता है कॉन्टिन्यूटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। यानी जो आइडियाज औरबिंदो घोष के रहेंगे उसके आइडियाज मिल करके गांधी के साथ में काफी सिमिलैरिटी इसमें रहेगी, ठीक है, तो हमें कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। हाय हरिता, इफ दिस इज योर न्यू क्लास, आप पहली लाइव क्लास से ये आपकी है तो आप पुराना रिकॉर्डिंग सेशन से प्लीज शुरू कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की बात है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्कशन फोरम में, एक रीसेंट नोटिफिकेशन चेक करना, वहाँ पर लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों के ही थॉट्स में बहुत कॉन्टिन्यूटी थी और इसीलिए हम देखेंगे कि गांधी जो है उनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बोला जाएगा, जबकि औरबिंदो ने खुद भी थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म दी थी। तो गांधी को लेकिन हम पॉलिटिकल फिलोसोफर नहीं बोल सकते। ऐसा एक हमारे प्रोफेसर हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का कहना है कि गांधी वॉज नॉट अ फिलोसोफर। हुमायूं कबीर, इनका यह कहना है कि गांधी फिलोसोफर नहीं थे, ठीक है, फिलोसोफर नहीं थे गांधी। गांधी इनफैक्ट ये हुमायूं कबीर गांधी को साइंटिस्ट बोलते हैं। गांधी वॉज अ साइंटिस्ट, क्योंकि गांधी हर चीज को अच्छे से समझ के ऑब्जर्व करके तब उसके बाद में कोई स्टेप उठाते थे, ठीक है, दैट इज व्हाट गांधी यूज्ड टू डू। आप लोगों में से जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, लेट मी टेल यू अगेन, मुस्कान एंड चेतराम जितने भी हैं, लेट मी टेल कि आप अब डायरेक्टली इन क्लासेस से शुरू मत कीजिए। अभी गांधी का टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, या अगला आने वाला जो आज का अंबेडकर का टॉपिक होगा या एम एन रॉय का टॉपिक होगा, आज की लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। लेकिन इसके अलावा जब हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से शुरू किया है वो आपको समझ नहीं आएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले कवर करना होगा पुराना वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग और वो सब, फिर उसी के साथ में आपका लिंक बैठेगा। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है और आपको ऑलरेडी पता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में और कुछ आइडिया है जस्टिस, इक्वालिटी और इन सभी चीज़ों का, जो आइडियाज़ हमने कवर किए हैं, जैसे हमने गुनार मिर्जाल कवर किया है, हमने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ देखे हैं, हमने एट द सेम टाइम हुमजा अल्वी का आइडिया देखा है, एफ.डब्ल्यू. रिग्स का आइडिया देखा है। इन सभी आइडियाज़ की अगर आपको नॉलेज है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं विद द लाइव क्लासेस। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप कंटिन्यूटी में शुरू कीजिए, पहली क्लास से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे, ठीक है। बुक लिस्ट, कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बस वही सफिशिएंट है। जो मुझे लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपको ऑलरेडी अपनी तरफ से बुक उसकी आपको पीडीएफ दे ही देती हूँ, ठीक है, स्कैन करके, अदरवाइज देर इज़ नो नीड। हिंदी मीडियम के लिए ओपी गॉबा आप फॉलो कर सकते हैं और उसके साथ में इग्नू फॉलो कर सकते हैं। बाकी कुछ मैंने पीडीएफ है हिंदी मीडियम की, 12 पीडीएफ हैं जो आपको टर्मिनोलॉजीज उसमें काफ़ी काम आएगी, वो मैंने दी है। बाकी मुझे हिंदी मीडियम का डेटा तैयार करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई है और मतलब आई डोंट नो कहाँ से मैं पता करूँ इस चीज़ का कि हिंदी मीडियम हमने काफ़ी ट्राई किया पूरा डेटा निकालने के लिए, लेकिन ज़्यादा बस इस चीज़ पे फोकस करो जो पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज हिंदी में पढ़ा रही हूँ, बस टर्म्स को कन्वर्ट करना सीख लो, बाकी सब आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, क्योंकि आंसर के पर्सपेक्टिव से टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म्स आपके आंसर में होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज इतनी तो आती होगी आपको कि आप वो आंसर लिख सको, ठीक है। जब तक रिकॉर्डेड लेसन्स कवर करेंगे तब तक लाइव क्लासेस ओवर हो जाएंगे। अच्छा मुस्कान, इन दैट केस व्हाट इज योर मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम से लिखेंगे आंसर कि हिंदी मीडियम से लिखेंगी? जो लोग नए हैं और अगर वो इंग्लिश मीडियम से आंसर लिखेंगे तो बैच नंबर 8 स्टार्ट हुआ है। बैच नंबर 8 में अभी तक सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं, 4th क्लास कल नहीं मंडे को होगी 4th क्लास, तो आप उस क्लास में आ सकते हैं। इसके साथ में इंटरनेशनल रिलेशन की इंग्लिश में क्लासेस शुरू हो रही हैं आज 4 बजे से,
तो आप लोगों में से जितने भी इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, दोज हु अंडरस्टैंड, दोज हु वांट टू टेक दीज लेक्चर्स इन इंग्लिश, दे कैन कम टू दैट क्लास। बाकी हिंदी मीडियम के लिए इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास अलग से होगी दिसंबर के बाद। दिसंबर मंथ में आपकी क्लास होगी इंटरनेशनल रिलेशन की, ठीक है। कैन आई ज्वाइन इंग्लिश बैच? नहीं, इंग्लिश बैच ज्वाइन आप मत कीजिए, आप हिंदी में ही फॉलो कीजिए, ठीक है। करंट, ये उमंग आप हो क्या? ये यू से आज उमंग अलग आ रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, तो आपने नाम चेंज किया है। करंट अफेयर्स का कोर्स एक्चुअली 15 से आएगा, 15 से आई स्टार्ट, ठीक है, 15 से विल डू दैट। चलो आगे करें, क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है और हमेशा यही होता है कि शुरू के 10 मिनट में यही कवर करते हैं हम। तो खैर, गांधी के बारे में बात कर रहे थे कि गांधी को हुमायूं कबीर बोलते हैं कि गांधी फिलोसोफर नहीं थे, गांधी साइंटिस्ट थे। इनफैक्ट फिलोसोफर से ज्यादा गांधी को बोला जाता है साइंटिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो मासेस की साइकोलॉजी को समझते थे कि मासेस कैसे रिएक्ट करते हैं, जो लोग होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा और कितनी देर तक कैसे रिएक्ट करेंगे, वो बहुत अच्छे से समझते थे इस चीज को। इसीलिए हम देखेंगे कि 1 साल होने के बाद में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, उसके 1 साल के बाद हम देखेंगे गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। काफी लोग उससे नाराज भी हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये सभी लोग बहुत नाराज हुए थे। लेकिन गांधी को ये चीज पता थी कि लोग थक चुके हैं, लोग अब ज्यादा दिनों तक और नहीं लड़ पाएंगे, और इससे पहले कि लोगों को उनकी ये वीकनेस लगे, जिससे कि आगे जाकर के जब वो लड़ाई करेंगे तो उनको बहुत डिमोटिवेटिंग लगेगा इस चीज में, तो उसको समझते हुए गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां से वो एंड कर दी मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड तक फिर काम करते रहे। पहले देखो, गांधी के टाइम पे ना एक्टिव और पैसिव फेजेस आएंगे। एक्टिव फेज आता है जब गांधी बोलते हैं कि लड़ो, मूवमेंट करते हैं, चलो, ठीक है, और स्वदेशी और ये सब इसमें फॉलो किया जाएगा। और फिर आगे फिर आता है पैसिव। पैसिव में क्या होता है? एनर्जी कंजर्व करते हैं, दोबारा से मतलब धीरे धीरे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स करेंगे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कुछ कर दिया, ठीक है, हरिजन्स के लिए खादी पे काम किया, इस सब पे। फिर उसके बाद जब जील आएगी लोगों में, और भी ज्यादा उत्साह आएगा, जब लोग अब फाइनली रिकवर कर चुके होंगे, अब दोबारा से एक्टिव फेज आएगा, तो दोबारा से मूवमेंट लॉन्च की जाएगी। तो ये सभी एक्शंस गांधी के यही दर्शाते हैं कि गांधी को मास साइकोलॉजी पता थी कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, इसीलिए भी गांधी को मोस्ट सक्सेसफुल लीडर बोला जाता है। और गांधी, मैंने आपको बताया ही था, जैसे बाकी सब है वैसे गांधी है। गांधी के भी आइडियाज में थोड़ा ट्रांजिशन होगा। पहले गांधी होंगे कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफी एक्टिव रहेंगे, लेकिन आगे जाकर के गांधी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हो जाएंगे। जैसे अरविंदो घोष स्पिरिचुअल हो गए थे भगवान को लेकर के, ऐसे गांधी भी राम को लेकर के काफी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। एंड हम देखेंगे कि मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट से गांधी स्पिरिचुअलिटी अपनाएंगे और महात्मा बन जाएंगे। तो गांधी को हम काफी नामों से जानते हैं, इसमें गांधी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो गांधी को मैन ऑफ एक्शन बोला जाता है, दैट ही इज मैन ऑफ एक्शन। साइंटिस्ट वाला यही है कि जैसे साइंटिस्ट होता है ना, अच्छे से ऑब्जर्व करता है कि कैसे है, तो उसी के बेसिस पे ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि ह्यूमन नेचर कैसा है, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझते थे, इसीलिए इनको साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है शुभम। अब आगे बारी आती है कि गांधी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि उनको पूरा सच पता है। उन्होंने हमेशा लोगों को इंस्पायर किया कि सच को जानने की कोशिश करो। और गांधी की आइडियोलॉजी को आज हम नाम देते हैं गांधीज्म। आज हम गांधीज्म भी पढ़ेंगे। गांधी की आइडियोलॉजी मैंने आपको बताया था कि हम आगे कवर करेंगे। तो गांधीज्म में हम देखेंगे कि गांधीज्म का कहना था, गांधीज्म की जो आइडियोलॉजी थी, खुद गांधी कहते थे कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है मेरी, ठीक है। लेकिन गांधीज्म को हम डिनाई नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को गांधीयन कंसिडर करते हैं और उसके चलते ये आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। वही आइडियाज, वही सब चीजें जो गांधी फॉलो करते थे, प्रैक्टिसेस, वही सब चीजें फॉलो करेंगे। इनफैक्ट एक सर्वे किया गया था, टाइम्स मैगजीन ने सर्वे किया था, और उसके बेसिस पे बोला गया था कि जीसस क्राइस्ट के बाद में पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान है जिसको सेकंड मोस्ट नंबर पे लव किया जाता है, सेकंड नंबर पे, दैट इज गांधी।
ठीक है, ये टाइम्स मैगजीन के सर्वे के अकॉर्डिंग था। तो ये तो कुछ गांधी के बारे में थोड़ी बहुत बातें हो गई। ठीक है, नाम था हुमायूं कबीर उनका, जिन्होंने गांधी के बारे में ये बोला था। अब हम गांधीज्म पढ़ेंगे। ठीक है, गांधी में आइडिया मैंने थोड़ा बता दिया है आपको। मेन हम पढ़ेंगे गांधीज्म। गांधीज्म की आइडियोलॉजी में क्या क्या आइडियाज रहेंगे वो कवर करेंगे आज। आइडियाज ऑफ गांधी, कौन कौन से आइडियाज में बिलीव करते थे गांधी, वो आइडियाज समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला है, सबसे फेमस है कि गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। नॉन वायलेंस। हाँ, दूसरे स्थान पर थे। ठीक है, दूसरे स्थान पर थे उमंग। तो नॉन वायलेंस समझेंगे। उसके बाद आता है इनका दूसरा आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह। सत्याग्रह, सर्वोदया, सर्वोदया है। फिर उसके बाद आता है आगे स्वराज का आइडिया इनका। और गांधी साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे। तो इनका क्रिटिसिज्म समझेंगे कि कैसे क्रिटिसाइज करते हैं ये मॉडर्नाइजेशन। क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी ऑन मॉडर्नाइजेशन। और इसके अलावा कुछ और आइडियाज हैं, जैसे कि गांधी का आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था, स्टेट को लेकर के क्या व्यू है गांधी का, स्टेट को लेकर के, आइडियल स्टेट को लेकर के क्या व्यू है। आइडियल स्टेट, क्या नाम था इनके आइडियल स्टेट का, राम राज्य। राम राज्य को लेकर के क्या व्यू है। ऐसे ही वेमेन को लेकर के क्या व्यू था गांधी का, ये भी इतना हाईलाइट नहीं करता है, बट लेकिन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम जानेंगे इसके बारे में आगे, फिर कभी देखेंगे। तो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, गांधी ने राइट्स के बारे में क्या बोला कि राइट्स होने चाहिए, गांधी का ड्यूटीज को लेकर के क्या रुझान रहा है, ठीक है, वो देखेंगे। बाकी गांधी की एक एंड्स एंड मीन्स वाली थ्योरी थी, याद है, जो हमने मैकियावेली में पढ़ी थी, एंड्स एंड मीन्स वाली थ्योरी, वही सेम चीज यहाँ पर रिपीट हो गई। गांधी ने मैकियावेली को क्रिटिसाइज किया था कि आप यू नो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बबूल का बीज बो करके उससे गुलाब की अपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आप गलत रास्ता अपना रहे हो कोई काम करने के लिए, तो वो काम कभी सही तरीके से आप नहीं पा सकते उसको। ठीक है, यू कैन नेवर अचीव गुड बाय फॉलोइंग बैड। ठीक है, बाय फॉलोइंग अ बैड पाथ, गलत रास्ते पे जा करके सही काम नहीं किया जा सकता। तो उससे पहले तो ये समझते हैं कि देखो, ये सभी आइडियाज तो हमको गांधीज्म के अंडर में कवर करने हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये भी समझना है कि गांधी खुद किन किन लोगों से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय किन लोगों का असर पड़ा था उनके ऊपर, जिसके चलते गांधी के ये सभी आइडियाज थे। तो वो समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहला और सबसे बेसिक इन्फ्लुएंस था इनका, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो भी टेक्स्ट थे रिलीजन से रिलेटेड, जैसे रामायण हो गई। ठीक है, राम के तो वैसे ही भक्त थे ये, तो रामायण हो गई, इसका इन पे था। रामायण ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू ही हो, इसमें बाइबल भी आएगी, इन्होंने बाइबल भी पढ़ी थी, कुरान भी पढ़ी थी इन्होंने। एट द सेम टाइम बुद्धिस्ट बुक्स जो थी, जैन बुक्स थी, वो भी पढ़ी थी इन्होंने। गीता पढ़ी थी, यस, गीता पढ़ी थी। ये सभी चीज़ें इन्होंने पढ़ी थी, जितने भी एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं सब पढ़े थे इन्होंने। इनका एक असर था। इसके अलावा इन्होंने एक बुक पढ़ी थी लियो टॉल्स्टॉय की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की बुक पढ़ी थी इन्होंने। बुक का नाम है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। चेंज द कलर, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू।
इसका काफी असर पड़ा था गांधी पे। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी बुक पढ़ी थी और किससे इन्फ्लुएंस थे? एक और बुक है जॉन रस्किन की। जॉन रस्किन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है गांधी की लाइफ के। जॉन रस्किन की बुक है अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट ये बुक है। इसके अलावा इन पे प्लेटो का काफी इन्फ्लुएंस था। जैसे हम लोग प्लेटो पे पढ़ रहे हैं, आप में से कोई कल को थिंकर बन जाएगा तो आपके बारे में कुछ लिखा जाएगा, तो आप अगर प्लेटो को मानते हो या किसी के आइडिया में बिलीव करते हो तो वहां से इन्फ्लुएंस हो गए आप लोग। तो ऐसे ही गांधी भी इन्फ्लुएंस थे प्लेटो से, सोक्रेटिस से और रूसो से, क्योंकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते थे। और ये अपने गुरु मानते थे, पॉलिटिकल गुरु जो थे इनके वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, राम राज्य वॉज कनेक्टेड विद प्लेटोज आइडियल स्टेट। राम राज्य, नहीं देखो, राम राज्य प्लेटो के आइडियल स्टेट जैसा नहीं था। प्लेटो का आइडियल स्टेट अलग है। प्लेटो का क्या था? मोनार्की चिन्ह, यानी एक राजा हो और वही सब कुछ करे। और गांधी तो बोलते थे डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। गांधी का कहना था कि हर एक इंसान पार्टिसिपेट करे, अपना राइट्स हो, सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो उसमें हम देखेंगे कि प्लेटो का जो व्यू है उससे वैसा ही है, आइडियल स्टेट जैसे प्लेटो ने बोला ना, वैसे गांधी का भी एक आइडियल स्टेट था, राम राज्य। जैसे कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म है, कभी रियलिटी में तो नहीं आ पाया, वो भी एक आइडियल स्टेट ही है। तो ऐसे ही ये अपने आइडियल स्टेट को राम राज्य बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके अलावा आपको पता ही है, मैंने सारे नाम ऑलमोस्ट बता ही दिए हैं। अब एक एक करके हम जो हमारी आइडियाज हैं गांधीज्म के, एक एक करके वो कवर करेंगे। सबसे पहले नॉन वायलेंस कवर करते हैं। नॉन वायलेंस का हिंदी में क्या मतलब होता है? अहिंसा। अहिंसा, ठीक है, अहिंसा को फॉलो करते थे। इनफैक्ट नॉन वायलेंस गांधी का फाउंडेशनल प्रिंसिपल, मतलब गांधी के जो बाकी सभी आइडियाज हैं वो इसी के चारों तरफ घूमते हैं। गांधी के लिए अहिंसा उनका धर्म था, ये उनकी जात थी। अहिंसा धर्म हो गया, या आप बोल सकते हो उनका स्टेटस हो गया। ठीक है, ये था इनके लिए। गांधी गांधी अहिंसा के बिना कुछ सोचते ही नहीं थे। उनको नॉन वायलेंस, उन्होंने हमेशा से यही फॉलो किया है। और गांधी जो थे अहिंसा को खुद कैसे, अगर सपोज गांधी से पूछा जाए कि आपके लिए अहिंसा क्या है, तो इनका कहना था कि अहिंसा एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा पाथ है जिसके चलते हम सच का पता लगा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। अहिंसा एक ऐसा पाथ है। और अहिंसा का पाथ अगर आप मतलब किस बेसिस पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि अहिंसा के बेसिस पे हम गॉड को पा सकते हैं? इस बेसिस पे कि जब भी आप सही रास्ते पे चलते हो तो आपको हमेशा भगवान मिलते हैं। जब भी सही रास्ते पे चलते हो तो इनका जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, ये इनके एंड्स एंड मीन्स के साथ में कनेक्टेड है। क्योंकि अगर अहिंसा का रास्ता अपनाओगे, सही तरीके से काम करोगे, एंड्स अपने, अगर आपको जो भी आपका गोल है उसको पाना है, तो उसके लिए आपको मीन्स अपना सही अपनाना पड़ेगा। मतलब सही रास्ता फॉलो करो। तो इसमें गांधी का कॉन्टिन्यूटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स हमको दिखता है कि अगर आपका मान लो मेन गोल है भगवान को पाना, सच, भगवान या सच एक ही चीज मानी जाती है। अगर आपका ये है कि सच जानना है मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का, तो सिंपल लॉजिक यही है कि वो करो जो भगवान ने किया था, वो मत करो जो शैतान ने किया था। सेटन, एक होता है गॉड और एक होता है सेटन। सेटन का मतलब होता है शैतान। तो जो सेटन होता है, सेटन कभी भी सही रास्ता नहीं अपनाता, भगवान हमेशा सही रास्ता अपनाते हैं। तो ये जीसस क्राइस्ट से, बाइबल पढ़ी थी इन्होंने, रामायण पढ़ी थी इन्होंने, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी पढ़े थे। तो जीसस क्राइस्ट देखोगे, लॉर्ड राम देखोगे, बुद्धा देखोगे, इनसे काफी इंस्पायर्ड थे ये। इन सभी की पर्सनालिटी आप देखोगे तो सभी लोगों को बहुत प्यार करते थे। लोगों के लिए इन लोगों ने, राम ने अपना सैक्रिफाइस किया, जीसस क्राइस्ट ने सैक्रिफाइस किया, भाईचारा बना के रखा, कभी भी ऐसा नहीं है कि वॉयलेंस किया हो।
अनलेस कि कोई मजबूरी पड़ गई ऑब्वियसली। अब जैसे रावण के साथ में लड़ाई की थी, वो फिर अलग चीज होगी, वरना राम ने कभी भी ऐसा नहीं करने की कोशिश की। राम को तो वैसे भी आइडियल किंग माना जाता है रामायण में। तो गांधी इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर आपको अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है सच जानना, भगवान को प्राप्त करना, तो उसके लिए अहिंसा का मार्ग आपको फॉलो करना पड़ेगा। अहिंसा का मार्ग ऐसा नहीं है कि आप छोटे सेंस में ले रहे हो उसको, नेगेटिव सेंस में मत लो। अहिंसा का मार्ग ये नहीं होता कि वायलेंस नहीं कर रहे हो, लड़ाई नहीं कर रहे हो तो अहिंसा फॉलो कर रहे हो। अहिंसा का मतलब है एक ब्रॉड मैनर में, पॉजिटिव मैनर में समझना। अहिंसा का मतलब है लोगों के प्रति प्रेम की भावना रखना, फ्रेटर्निटी की भावना रखना, भाईचारे की हमेशा उससे रखना। अहिंसा का ऐसा होता है कि आप किसी को अपना दुश्मन ना समझो। अहिंसा वो होता है, ऐसा नहीं कि दुश्मन है लेकिन मैं उस पर हथियार नहीं उठाऊंगा या उसको थप्पड़ नहीं मारूंगा, तो वो मतलब मैं अहिंसा फॉलो कर रहा हूँ। अहिंसा का मतलब है कोई भी हो इस पूरे वर्ल्ड में, सभी के प्रति प्रेम की भावना रखना, दैट इज अहिंसा। तो अगर कोई अहिंसा फॉलो कर रहा है, वो तभी फॉलो कर सकता है कि अगर आप दूसरे के प्रति भाईचारे वाली फीलिंग लेकर के चलो। इसीलिए हम देखेंगे कि अहिंसा को काफी ब्रॉड माना गया है, कि अहिंसा का ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ह्यूमन के प्रति ही अहिंसा रखनी है, एक इंसान के प्रति, इनफैक्ट जानवर के प्रति भी अहिंसा होनी चाहिए, बर्ड के प्रति, नेचर के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति। तो स्कोप जो था अहिंसा का वो बहुत ही ब्रॉड था। इसको आप अपनी इंटरस्टेट रिलेशन में भी लगा सकते हो, अपनी निजी लाइफ में भी लगा सकते हो। तो गांधी का कहना था कि अहिंसा जो है वो वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन से बिलोंग करती है, क्योंकि इंसान के पास में आत्मा है। तो आत्मा आपको आपकी आत्मा है, आपके पास में रीजन है, उसके बेसिस पे ह्यूमंस के पास में काम करती है। और हिंसा काम करती है एनिमल, जानवर होते हैं आपस में हिंसा करते हैं, क्योंकि उनकी जो आत्मा होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती, रीजनिंग नहीं होती। ह्यूमंस के पास दिमाग है, लॉजिक के साथ में कॉन्शियसनेस है ह्यूमंस के पास में। जानवर तो सिर्फ एपिटाइट के ऊपर चलता है कि खाना मिल रहा है कि नहीं। अब शेर है सामने और शेर काफी दिनों से भूखा है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने छोटा बच्चा है या कौन है, डज नॉट मैटर। शेर के लिए उसकी एपिटाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ह्यूमंस के साथ में क्योंकि रीजन है, उनमें कॉन्शियसनेस है, तो इसीलिए अहिंसा हमेशा ह्यूमन वर्ल्ड का पार्ट होता है। इसीलिए जो लोग हिंसा अपनाते हैं, जो लोग हिंसा करते हैं, वो सिर्फ देखने में इंसान है, असली में वो एसेंस में जानवर है। तो अहिंसा एक तरीके से रिलीजन था गांधी का। समझ आया हिंसा का कॉन्सेप्ट? क्लियर? अब ये हमारा ये वाला आइडिया कंप्लीट होता है। अब आगे करते हैं, सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। अब सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? सत्याग्रह शब्द को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। सत्याग्रह का मतलब, सत्य का मतलब होता है सच, आग्रह का मतलब सच को ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, सत्याग्रह इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, आप सच पे ही ज्यादा फोकस करो, दैट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी, एक ऐसा तरीका था जो गांधी ने अडॉप्ट किया अपने स्ट्रगल्स में, फ्रीडम स्ट्रगल में। सत्याग्रह की फिलॉसफी कहती है कि सबसे पहले तो देखो, ये जो फिलॉसफी है दोनों ही चीजों पे बेस्ड है। नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, अहिंसा नहीं करनी है, साथ में एंड्स एंड मीन्स अपना मतलब सही पाथ से, अगर गोल आपका जो भी है उसको अचीव करना है तो हमेशा सही तरीका अपनाओ। गांधी खुद सत्याग्रह के बारे में बोलते थे कि सत्याग्रह अच्छाई और बुराई के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो फाइट होती है अच्छाई और बुराई की, वो होती है सत्याग्रह। हमारे जो देश की आजादी के लिए जो स्ट्रगल लड़ा गया है वो कोई आम स्ट्रगल नहीं था, वो अच्छाई और बुराई के बीच में एक जंग थी। तो ब्रिटिश जो स्टेट था वो बुराई को रिप्रेजेंट कर रहा था और इंडियंस अच्छाई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो हम देखेंगे कि आपस में फाइट हो रही है अच्छाई की बुराई के साथ में। तो अगर आप डायलेक्टिक्स का लॉजिक लगाओ, सोक्रेटिस और प्लेटो से ये काफी इन्फ्लुएंस थे। तो अगर हम डायलेक्टिक्स का
यानी लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन का अप्लाई करते हैं लॉजिक, तो सत्याग्रही हमेशा उसमें जीतेंगे। ये कहना था गांधी का। अब डायलेक्टिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है ये बताइए मुझे। उमंग एंड प्रंजल। वार्तालाप। और कुछ? वार्तालाप ही था डायलेक्टिक्स। विचार विमर्श, ये तो आप अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो। मुझे लगता है कि आप लोगों ने, मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी, इग्नू की पीडीएफ दी थी, याद है आपको? इग्नू की पीडीएफ में डायलेक्टिक्स वर्ड लिखा गया है और उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। MPS 1 जो दिया है, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी है, ठीक है, उसी में मैंने उसी में लिखा था वार्तालाप। हाँ, तो डायलेक्टिक्स में यही लिखा होगा तो वही होगा फिर। मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना था कि उसमें लिखा हुआ था ये। खैर, थोड़ा हिंदी के टर्म्स अपनी साथ में रखा करो, ठीक है, अपने मेन मेन टर्म्स। जैसे ये तो अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में तो सब हिंदी टर्म्स ही आ रही हैं, तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में थोड़ी साथ में रख लो। बाकी जो पीडीएफ है उससे बना लो, बाकी तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब गांधी जो है, गांधी का ऑब्जेक्टिव यही था कि गांधी राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य, एंड उनका एम था कि राम राज्य अचीव करना है अगर हमें, तो हमारे जो मेथड्स हैं उसको अचीव करने के, राम राज्य को बनाने के, वो रावण जैसे नहीं होने चाहिए। हमें राम की तरह ही काम करना होगा, तभी हम राम राज्य बना सकते हैं। तो गांधी ने सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस में डिफरेंस बताया, क्योंकि औरबिंदु घोष ने पैसिव रेजिस्टेंस की बात की थी कि वहां पर आप अटैक करो जहां पर अंग्रेजों को नुकसान बहुत ज्यादा हो, जिसके थ्रू अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। स्वदेशी करो, खादी प्रमोट करो, नेशनल एजुकेशन प्रमोट करो। पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एक ऐसा नहीं है कि औरबिंदो घोष ने सबसे पहले दिया था। पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देने वाले थे थॉरियो। लेट मी गिव हिज नेम। सॉरी, इन्होंने सबसे पहले पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड इंडिया के केस में औरबिंदो देंगे, और गांधी आगे क्या करेंगे, उसी को एक नया मीनिंग देंगे पैसिव रेजिस्टेंस को। गांधी के अकॉर्डिंग पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है, पैसिव रेजिस्टेंस का ये मतलब नहीं है, देखो औरबिंदो घोष ने क्या बोला था, पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब डायरेक्टली लड़ाई मत करो आप, लेकिन आप फॉरेन गुड्स बॉयकॉट कर दो, आप स्वदेशी पे आ जाओ, आप नेशनल स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन लो। तो इसमें गांधी का नया मतलब था पैसिव रेजिस्टेंस का, कि ये नहीं है कि आप वायलेंस नहीं कर रहे हो, हिंसा नहीं कर रहे हो। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि आप सोच भी नहीं रहे हो कि ये मेरा एनिमी है। आपको ऐसे सोचना है कि जो सामने वाला है, जैसे ब्रिटिशर्स हो गए हमारे सामने, आपको उनको दुश्मन की तरह नहीं देखना है कभी भी। जिस पे भी आप पैसिव रेजिस्टेंस अप्लाई करो, मतलब ये दुश्मन की तरह मत देखो। वॉयलेंस सही नहीं है वैसे तो, लेकिन नॉन वॉयलेंस जो होता है, अहिंसा होती है, आप सामने वाले में फेथ दिखाओ, होप दिखाओ। ये इट इज एन एक्ट ऑफ फेथ कि आप सामने वाले पे विश्वास कर रहे हो, उसको उसके ऊपर विश्वास करके आप उसको जताओ कि ठीक है, हम वॉयलेंस नहीं करेंगे। वॉयलेंस इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नॉन वॉयलेंस इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। आपको ये मानना है कि एक सत्याग्रही वो होता है जो ये माने कि मेरा कोई एनिमी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। सत्याग्रही बुराई के अगेंस्ट है, बुरा करने वालों के अगेंस्ट नहीं है, समझे? एक होता है इविल, बुराई, और एक होती है बुराई करने वाले, इविल डूअर। सत्याग्रही इसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में फाइट नहीं कर रहे हैं।
क्लियर। और एम क्या होता है सत्याग्रही का, कि इस बुराई को खत्म करना है। तो गांधी कहते थे कि अगर मान लो कोई मेरा दुश्मन है, तो इसका मतलब है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से सामने वाला मेरा दुश्मन बन गया। इसका मतलब मुझे अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाने की जरूरत है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। सत्याग्रह को कोई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और सैक्रिफाइस तभी पॉसिबल है जब आप के मन में सामने वाले को लेकर के प्यार की फीलिंग हो, प्रेम की फीलिंग हो, प्रेम की भावना हो। क्योंकि आप अपने घर वालों के लिए सैक्रिफाइस करते हो बिकॉज यू लव देम। सैक्रिफाइस वही होता है। मतलब कि जो भी आपके दुश्मन हैं, यू शुड लव देम, ओनली देन आप सत्याग्रह फॉलो कर सकते हो। मतलब एक तो हिंसा तो नहीं करनी है, लेकिन साथ साथ सामने वाले के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए। हिंसा भी ना करो, गलत मत सोचो, प्रेम भावना के साथ में करो। और यही चीज गांधी कर रहे थे। गांधी ने अपनी जितने मास मूवमेंट स्टार्ट किए, जितने भी चंपारण में इधर उधर जितने भी गांधी ने अपने डिसीजंस लिए हैं, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए भी, गांधी ने कभी सामने वाले को दुश्मन नहीं समझा। और सत्याग्रह का मतलब ही यही था कि सामने वाले को आप वो मत समझो दुश्मन। क्लियर। और गांधी का मानना था कि आप सत्याग्रह को सारे अपने लाइफ के जितने भी आपके एरियाज हैं, उन सभी एरियाज में आप अप्लाई कर सकते हो। अपनी निजी लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, सोसाइटी में, सभी जगह पे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले गांधी ने ये टेक्निक साउथ अफ्रीका में अप्लाई की थी। वहां पर इन्होंने ये टेक्निक बाद में मॉडिफाइड कर करके परफेक्ट कर ली। उसके बाद उन्होंने मास सत्याग्रह किया। मास सत्याग्रह के बारे में कि सभी लोग मिलकर के ऐसे ही सत्याग्रह करेंगे, और इंडिविजुअली भी सत्याग्रह को प्रमोट किया। तो सत्याग्रह एक टाइप का नॉन वायलेंस का एप्लीकेशन था कि हिंसा नहीं करनी है, सामने वाले को एकदम प्रेम भावना से देखना है, और उसके अगेंस्ट में नहीं हुआ, आप बुराई के अगेंस्ट में। तो जो सामने वाले इंसान को डिग्रेड करता है, इसका मतलब आप खुद को डिग्रेड कर रहे हो, ऐसा कहना था गांधी का। कि आप सामने वाले को डिग्रेड कर रहे हो दुश्मन के फॉर्म में, तो इसका मतलब आप सबसे पहले खुद को डिग्रेड कर रहे हो। सामने वाले को अगर आपको कुछ बोलना है, उसको नीचा दिखाना है, तो सबसे पहले इसका मतलब आप बिना खुद को नीचा दिखाए सामने वाले को नीचा नहीं दिखा सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई दूसरा इंसान किसी तीसरे इंसान को नीचा दिखाता है, तो हम उस दूसरे इंसान को उस नजर से देखते हैं कि मतलब उसको, मतलब ये नीचा दिखा रहा है तो ये खुद कैसा सा है, मतलब ऐसा देखते हैं हम। तो यही चीज गांधी का कहना था कि जब भी हम हिंसा करते हैं, तो सबसे पहले हम खुद को उस लेवल पे जानवर बना देते हैं, और हम डिग्रेड कर देते हैं ह्यूमन से अपने आप को जानवर के लेवल पे, और तब हम हिंसा करते हैं। इसीलिए हमें ह्यूमंस की तरह ही रहना है, हमको जानवर नहीं बनना है। क्लियर। जीएस 2 पेपर के लिए पीएसआर ऑप्शन का मटेरियल लेना पड़ेगा या कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करना है? प्रिंस, आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस ही है ना? हाँ, तो जीएस पेपर नंबर 2 के लिए एक अलग से पॉलिटी का कोर्स आएगा, ठीक है, जो जनवरी में आएगा आपका। उसको फॉलो कर सकते हो साथ में। और पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, वही पॉलिटी यहाँ पर फर्दर और डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये इनफ है। इसको बस करंट अफेयर्स के साथ में थोड़ा सा एसोसिएट करना है, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक है ना, तो करंट अफेयर्स के साथ में थोड़ा इसको एसोसिएट करोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। तो यानी हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है, हमने सत्याग्रह भी कंप्लीट कर लिया। वी हैव डन सत्याग्रह। अब हम आते हैं सर्वोदय पे। अब सर्वोदय का क्या कॉन्सेप्ट था? सर्वोदय का कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि सभी के हित में काम करना है। सर्वोदया, सभी के प्रति दया दिखानी है, ठीक है। तो गांधी का, हम इसको एक तरीके से सर्वोदया को, गांधी क्योंकि एक सोशलिस्ट थे, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, तो ये गांधी का सोशलिज्म है, इनका सोशलिज्म का आइडिया है। मतलब सोसाइटी में किस तरीके से हम, सर्वोदया में ही गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल आता है। ट्रस्टीशिप मॉडल याद है?
हमने एरिस्टोटल में कवर किया था ट्रस्टीशिप मॉडल कि गांधी ने एक ऐसा मॉडल दिया था जिसमें ये बोला था कि जो अमीर क्लास होती है अगर प्रॉफिट कमा रही है तो सोसाइटी की वजह से कमा रही है, इसीलिए अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको सोसाइटी की भलाई में लगाना चाहिए। वो मॉडल है ट्रस्टीशिप मॉडल। तो सर्वोदया का मेथड उसी में आता है। एंड हम देखेंगे कि सर्वोदया में ये गांधी का ही सोशलिज्म है, ज्यादा ओरिजिनलिटी इसमें नहीं है। सर्वोदया एक्चुअली में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जॉन रस्किन से ये काफी इन्फ्लुएंस थे और जॉन रस्किन की बुक है अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट का ही गुजराती में जो ट्रांसलेशन किया गया है सर्वोदया है। सर्वोदया इनकी जो थीम था बेसिक यही था कि जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन है जितनी भी सोसाइटी में, उनके लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना है ताकि ऐसे गरीब लोगों के लिए भी एक डिग्निटी भरी लाइफ दी जा सके, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन की जा सके। तो सर्वोदया के अकॉर्डिंग इवन व्हेन पीपल कैन नॉट मेक यू नो, आप मान लीजिए इनकम के फॉर्म में मान लो आप इक्वल नहीं हो, कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, आप इनकम में के मामले में सबको इक्वल स्टेटस नहीं दे सकते, लेकिन हम डिग्निटी के मामले में तो सबको इक्वल स्टेटस दे सकते हैं। डिग्निटी के मामले में यानी डिग्निटी के हिसाब से अगर कोई बिजनेसमैन है और अगर कोई रिक्शा भी चला रहा है तो डिग्निटी के हिसाब से गांधी का कहना था कि ये दोनों ही इक्वल है ह्यूमन डिग्निटी के हिसाब से। ठीक है। तो इनका कहना था, गांधी का कहना था कि अगर कोई नाई काम करता है या कोई लॉयर काम कर रहा है तो दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम नाई बनोगे, ऐसे जैसे पेरेंट्स का भी क्या होता है कि आजकल कुछ लोग हैं अपने करियर उस हिसाब से चुनते हैं जिस चीज में उनको पसंद रहता है। ठीक है। तो किसी को हेयर स्टाइलिंग पसंद है और काफी अच्छा भी है, हेयर स्टाइलिंग में बहुत ऑप्शंस है, आपका बहुत बड़ा सलून हो, चेन्स हो उसकी, तो ऑब्वियसली यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर इन दैट केस, है ना। लेकिन अगर पेरेंट्स की, पुराने जमाने के पेरेंट्स की देखें तो वो ये बोलेंगे कि तुम नाई बनोगे, तो वो रिस्पेक्ट से नहीं देखते। और एक वही लॉयर जो सरकारी वकील है, मुश्किल से मतलब उसका कोई कैबिन भी नहीं है, यूं ही नोटरी वाले टाइप में वो बैठता है, तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। कोई प्रोफेसर है उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी कंपैरेटिवली कोई ट्यूशन टीचर है उसके मुकाबले। सो दिस इज व्हाट वी सी कि गांधी का मानना है कि आप इनकम में तो इक्वल नहीं कर सकते लेकिन डिग्निटी में आप सभी इंसान को इक्वल तो कर सकते हो। और इसी के बेसिस पे गांधी ने यही बोला कि एक नाई जो काम करता है और एक जो लॉयर काम करता है दोनों को ही इक्वल रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। तो सर्वोदया में कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की है, सर्वोदया में ऐसे 4 चीजें बोलते हैं गांधी, ये 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सर्वोदया में सबसे पहला आता है कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट है इसमें, एक एक करके मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है सर्वोदया का ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट। ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हर एक जो इंसान होता है, ठीक है, गांधी ने बोला कि हर एक इंसान को, चाहे आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन हो, आपको कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क परफॉर्म करना चाहिए। हर एक इंसान को कुछ फिजिकल वर्क करना चाहिए। क्यों फिजिकल वर्क क्यों करना चाहिए, इससे आप दूसरों को लेकर के बहुत रिस्पेक्ट दोगे। आपको पता चलेगा कि जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं उनका पेन, उनकी हार्डशिप आपको रियलाइज होगी, तभी आप उनके मैनुअल वर्क को अप्रिशिएट कर पाओगे और उनको वो रिस्पेक्ट दे पाओगे जिसके वो हकदार हैं। वरना सोचो, कोई एसी ऑफिस में बैठा है और लैपटॉप पे 4-5 घंटे किसी ने काम किया और उसके बाद ही गॉट लाइक 10 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुंबई में, स्पेशली ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पर महीने 30-30 40-40 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो काम करने के तो हर तरीके हैं। तो पॉइंट इज ऐसे लोगों को, दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करना है, अगर जो गरीब लोग होते हैं तो ऐसे लोगों को रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि उनको रियलाइज हो कि जो लोग मैनुअल वर्क करते हैं वो लोग कितनी मेहनत का काम करते हैं, तभी आपके अंदर से रिस्पेक्ट आएगी। तो ये है ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट, सर्वोदया में इन्होंने इसकी बात की।
इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट है इनका ट्रस्टीशिप मॉडल, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं ये नहीं बताऊंगी। ठीक है, ट्रस्टीशिप का मॉडल आपको पता ही है। गांधी ने इस बारे में यही बोला था कि यू नो अपना कि जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट आता है दो क्लासेस के बीच में हार्मनी हो सकती है, बुर्जुआजी क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में। और जो प्रॉफिट आता है, बस वो प्रॉफिट क्योंकि सोशल प्रोडक्शन है वो, तो इसीलिए शेयर करना चाहिए। ठीक है, दैट इज द ट्रस्टीशिप मॉडल, यानी जो भी सरप्लस प्रॉफिट है या सरप्लस अमाउंट है उसको शेयर कर दो। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थे वो इस ट्रस्टीशिप मॉडल को लेकर के ऐसा बोलते हैं कि गांधी को क्रिटिसाइज किया गया है उनके ट्रस्टीशिप मॉडल पे, क्योंकि ऐसा बोला गया, मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स जितने होते हैं वो गांधी को बोलते हैं कि आप बुर्जुआजी क्लास के स्पोक्स पर्सन हो, यू आर द लीडर ऑफ बुर्जुआजी क्लास। इसके बेसिस पे मार्क्सिस्ट का क्रिटिसिज्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला जाता है कि आप तो बुर्जुआजी क्लास के स्पोक्स पर्सन हो, उनके लीडर हो, तभी आप ये बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये ट्रस्टीशिप मॉडल ऐसे जिस तरीके से गांधी बता रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं ये ना कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पुअर क्लास को जस्टिस नहीं प्रोवाइड करना चाहते। ये बस ये बोलते हैं कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है, बुर्जुआजी क्लास एक्सप्लॉइट कर रही है देखो गरीबों को। उसी के बेसिस पे, एक्सप्लॉइटेशन के बेसिस पे हम देखेंगे कि ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उस प्रॉफिट का कुछ ही परसेंटेज बस इनके भलाई में जा रहा है। अदरवाइज रियलिटी में देखोगे तो सारा प्रॉफिट जा ही इनके पास रहा है, उसका बहुत ही माइन्यूट 2 to 3% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप में जा रहा है लोगों के भलाई के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मार्क्सिस्ट का कहना था कि गांधी खुद कैपिटलिस्ट क्लास का पार्ट थे, इसीलिए ये बुर्जुआजी क्लास के स्पोक्स पर्सन है, बुर्जुआजी क्लास के ही लीडर हैं। तो ये तो ट्रस्टीशिप का इनका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा हम दूसरा चीज देखते हैं, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के गांधी ने बोला था, लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन हम देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स तो आज तक नहीं हुए हैं। ठीक है, आज तक भी नहीं हुए लैंड रिफॉर्म्स। ऐसे ही गांधी ने अपने सर्वोदया के कॉन्सेप्ट में बोला था कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं इनको रिवाइव करना चाहिए, इससे इकोनॉमी में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अरे लैंड रिफॉर्म्स में सेम है, अभी लैंड रिफॉर्म्स में क्या है, बड़े बड़े जमींदार हैं। ठीक है, और ये जो जमींदार हैं इनके पास में बहुत सारी लैंड है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने एक सीलिंग भी लगाई थी इनफैक्ट एक टाइम पे, वो भी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो सीलिंग लगाई थी ना, ओबीसी की वजह से नहीं हुआ लैंड रिफॉर्म्स, एग्जैक्टली। तो सीलिंग लगाई थी, हालांकि गवर्नमेंट ने ट्राई किया था, गवर्नमेंट ने ऐसी सीलिंग लगाई थी कि किसी के पास भी इतने एकड़ से ऊपर लैंड नहीं हो सकती। और अगर आप रियलिटी में देखोगे, जमींदार ऐसे ऐसे भी हैं, जो फार्मर्स आपको दिखते हैं ना, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन फार्मर्स में से बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं जिनको लोन भी माफ हो जाता है। ठीक है, इनके चक्कर में, जबकि आप देखोगे कि इनके ऊपर टैक्स होना चाहिए, क्योंकि इनकी जमीनें इतनी हैं, इनकी पैदावार इतनी है। ठीक है, तो एक सीलिंग होनी चाहिए, मतलब एक लिमिट लगानी चाहिए कि आप इतने ही तक लैंड पे मतलब कर सकते हो। ठीक है, आपके पास हो सकती है। ऐसे भी जमींदार हैं जिनके पास 600 एकड़ जमीनें हैं, 700 एकड़ जमीनें हैं, 1000 एकड़ जमीनें हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, कि इसमें जिन लोगों के नाम पे है, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन लोगों के नाम पे जमीनें नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जमीनें अपने कुछ नीचे जो उनके अंडर काम करते थे उनके नाम करके उनको आगे ट्रांसफर कर दी। ठीक है, इनफैक्ट तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम पे आज एक एक हजार करोड़ की जमीनें हैं, उस टाइम पे ये किया गया था टू मेक श्योर कि एक तो इसमें ब्लैक मनी छुपा देते हैं ये लोग। ठीक है, इनकी जो संपत्ति होती है ऐसे ही, ठीक है, वो छुपाने की कोशिश करते हैं, वरना तो इनकी बहुत ज्यादा रहेगी। आई मीन आई नो समवन एक्चुअली, यू नो, आई हैव सीन दिस कि ऐसा होता है इनफैक्ट। माय फादर नो समवन, और उनके केस में ऐसा ही है
कि कोई बहुत हमारे स्टेट का पॉलिटिशियन था एक टाइम पे, उनके इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं कि ऑलमोस्ट आधा स्टेट उन्हीं का है, ठीक है। और वो मिनिस्टर थे पहले, उस टाइम पे आधा से ज़्यादा स्टेट उनका है। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा ज़मीनें उनकी है, लेकिन उनके नाम पे नहीं है डायरेक्टली। 600 एकड़, इनफैक्ट उनके मध्य प्रदेश में भी इतनी ज़मीनें हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में फिर बेच करके इधर ले ली, मतलब बहुत ऐसा अभी भी है, ठीक है। यस, हरियाणा में है ये सेम चीज़ें, पंजाब में भी सेम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो दिस हैज एक्चुअली हैपेंड इन हरियाणा एक्चुअली। सो यही सब चीज़ें हैं, मतलब लोगों के पास में अभी भी ऐसा है। तो जो लोग जमींदार बने हुए हैं उन लोगों के पास में इतनी ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनें हैं। लैंड रिफॉर्म्स आने थे, जिससे होता क्या, ये जो गरीब है इन सभी को यहाँ से जो लैंड ली जाती बड़े बड़े जमींदारों से, फिर वो ट्रांसफर की जाती इनके पास में। उस पे फार्मर्स फिर खेती बाड़ी करके अपना वो कर सकते थे। तो लैंड रिफॉर्म्स लेकिन आ नहीं पाई, ठीक है, ये हो नहीं पाया। ऐसे ही गांधी ये भी चाहते थे अपने सर्वोदया में कि रिवाइवल होना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्रीज का, मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे, क्योंकि ये चाहते थे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज का रिवाइवल हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ऐसा ही है। इनफैक्ट जो लोग एमएलएज हैं उन लोगों के पास में बहुत पैसा है। इनफैक्ट जो लोग गांव लेवल पे भी, पंचायत लेवल पे भी हैं, उन लोगों के पास में भी बहुत पैसा है। करप्शन अभी तक मिटी नहीं है। एनीवेज, सो ये सभी कॉन्सेप्ट है, ये सर्वोदया के अंडर में सारे कॉन्सेप्ट थे। तो अभी हमने सर्वोदया भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम गांधी का मॉडर्नाइजेशन पे क्रिटिसिज्म समझेंगे, क्योंकि गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेकर के काफी खिलाफ थे, मॉडर्नाइजेशन के, स्पेशली मशीन्स और इन सब के काफी खिलाफ थे। तो ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे, उसके बाद ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है हमारा एंड्स एंड मीन्स वाला। राइट्स एंड ड्यूटीज रह जाएगा और स्टेट का रह जाएगा, थोड़ा बहुत वेमेन का। वेमेन के लेकर के गांधी ने कभी इतना डायरेक्ट काम नहीं किया। गांधी ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वेमेन का उन्होंने मतलब पार्टिसिपेशन रखा है। लेकिन अलग से ऐसा कोई गोल नहीं था गांधी का कि वेमेन को इनको लेकर के इनका कुछ इमेनिसिपेशन करना है, वो ऐसा कोई गोल नहीं था, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब आगे बात होती है क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेट्स कवर दैट। गांधी जो थे ऐसे पहले इंसान नहीं थे जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट में थे। हमने देखा कि हैना रेंट भी होंगी एंड रूसो भी होंगे जो इसके खिलाफ थे, ठीक है, कि मॉडर्निटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्निटी के चलते जो मैन है आज खुश नहीं है। तो गांधी अब इतना क्रिटिकल क्यों थे? गांधी एक्चुअली में धीरे धीरे करके दिखाना चाह रहे थे लोगों को कि ये जो यू नो इनकी साइकोलॉजी ये थी कि मासेस को ये पता चले कि कैसे जो ये आपको दिखा रही है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आप भी मतलब सभ्य हो सकते हैं। तो उसके केस में गांधी बताएंगे कि ये सभी ऑब्वियसली ये सब छलावा है, बिकॉज इसमें होता क्या है, इसमें लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है इनफैक्ट। तो अपना क्रिटिसिज्म जो इन्होंने दिया, इट वॉज अबाउट कि गांधी बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को लेकर के, नॉट कल्चर को लेकर के बट मॉडर्नाइजेशन को लेकर के बहुत क्रिटिकल थे। रीज़न ये नहीं था कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में मॉडर्नाइजेशन पहले आया था। रीज़न मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि आप नेचर देखोगे मॉडर्नाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन दो चीज़ों पे बेस्ड थी। मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड थी मटेरियलिज्म पे बेस्ड एंड यूटिलिटेरियन पे बेस्ड। इन दोनों चीज़ों पे मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड थी। कैसे? यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है कि मैन को एक एनिमल के लेवल पे आपने सिर्फ एपेटाइट के सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरीके से डाल दिया कि बस मैन का तो उसको उसके लिए उसके सेटिस्फेक्शन के लिए करते रहो, दैट इज इनफ, ठीक है। कि पेन और प्लेजर ही दो सॉवरेन मास्टर्स हैं, उसी के बेसिस पे सब कुछ डिसीजन किया जाना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ हेल्प, अगर आपको फायदा कर रही है तो वो करो, नुकसान कर रही है तो वो चीज़ मत करो। मटेरियल में हम देखेंगे
कि स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा मटेरियलिज्म पे ध्यान दिया जाएगा, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स पे ध्यान दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इन्हीं दो चीज़ों को प्रमोट कर रही थी। और गांधी का मानना था कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है और जो फासिस्ट इंपीरियलिज्म था, जो हिटलर ने अपना इटली में लेकर, सॉरी, जर्मनी में लेकर के आए थे, जो फासिस्ट इंपीरियलिज्म इटली या जर्मनी में प्रेजेंट था, और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनका मानना था कि दोनों ही, फासिज्म और इंपीरियलिज्म, मॉडर्न सिविलाइजेशन की ही वजह से आए थे। कैसे? इंपीरियलिज्म कैसे आया था? आपको पता है ब्रिटिशर्स ने कब हम पे हुकूमत चलानी शुरू की थी? जब ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मॉडर्नाइज हुआ, है ना, तब। ऐसे ही सेम चीज फासिज्म कैसे हुआ? फासिज्म राइज तब किया जब मॉडर्नाइजेशन के चलते लोगों के ऊपर हम देखेंगे कि कितना टैक्सेस का भार था, और ऐसे में जो जूइश लोग थे उनको क्रिटिसाइज, उनको कितना एग्जीक्यूट किया गया, परसिक्यूट किया गया, बिकॉज ये इन लोगों ने मॉडर्निटी पे ही काम किया था, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ज़्यादा ध्यान दिया, पैसा वगैरह इनके पास में खूब था। तो आप मॉडर्नाइजेशन के चलते वैल्यूज पे ध्यान नहीं देते हो, ह्यूमन वैल्यूज पे ध्यान नहीं देते हो, आप सिर्फ अपने प्लेजर से, मटेरियलिस्टिक प्लेजर से रिलेट करते हो और उसके बेसिस पे सारे डिसीजन लेते हो। तो हम देखेंगे उसी रीजन की वजह से गांधी का कहना था कि इंपीरियलिज्म और फासिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, फासीवाद और ये जो इंपीरियलिज्म है, ये दोनों सेम चीजें हैं। और इसीलिए मॉडर्न सिविलाइजेशन को बोलते थे कि ये शैतानी है, सैटेनिक बोलते थे इसको, मॉडर्न सिविलाइजेशन को सैटेनिक बोलते थे, ठीक है, कि ये भगवान से एसोसिएट नहीं कर रहा है, ये शैतानी है, ठीक है। इनफैक्ट सैटेनिक क्यों बोलते थे? इसीलिए क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल के लेवल पे डिग्रेड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ह्यूमन बीइंग्स के पास में इतनी कैपेसिटी है कि ह्यूमन बीइंग्स चाहे तो खुद भगवान बन सकते हैं, ठीक है। कैसे भगवान बनते हैं? आप ये देखोगे डॉक्टर को भगवान बोला जाता है क्योंकि डॉक्टर जान बचाता है, राइट। और ऐसे ही हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि कुछ लोग बहुत काम आते हैं आपके, जब भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है आपकी लाइफ में, तो वो लोग भगवान का ही काम करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो गॉड बन सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, दे एंड अप बिकमिंग सेटन्स। जैसे आज मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों को अपने से ज्यादा मतलब है, अपने फायदे से ज्यादा मतलब है, सामने वाले को नुकसान हो किसी को फर्क नहीं पड़ता। रोड पे एक्सीडेंट होता है, सब दूर से देख रहे होते हैं, नोबडी, ज्यादा लोग हेल्प भी नहीं करते हैं, अगर कोई हेल्प करता है तो उसको फिर पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये सब जिसके चलते आज गुड सम्राटियन लॉ भी लाया गया है। लेकिन दिस इज द थिंग, ठीक है। तो इनका यही मानना था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की वजह से हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से सिर्फ हमारी सोसाइटी पे ही असर पड़ा हो, एनवायरमेंट पे भी तो बहुत असर हुआ है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। तो गांधी ने यही बोला कि अगर आपको डेवलपमेंट भी करनी है, अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेहतर है। अगर वो पाथ फॉलो करोगे, जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज ने, अगर मान लो आज इंडिया को डेवलप होना हो और हमें वैसे डेवलप होना हो जैसे यूएसए और जापान डेवलप हुए हैं, स्पेशली यूएसए जैसे डेवलप हुआ है, अगर हम सेम पाथ फॉलो करते हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने फॉलो किया, अगले 100 सालों तक अगर हम देखें जो पिछले 100 सालों में उन्होंने किया है, अगर हम इसको अप्लाई करके अपने कंट्री को भी डेवलप बनाते हैं, तो हमें कम से कम, अगर पूरी दुनिया फॉलो करती है ना, बाकी सभी जो नेशंस हैं जो डेवलपिंग हैं, ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको भी अगर डेवलप करना हो तो कम से कम 9 धरती की रिक्वायरमेंट होगी हमको। ये ऐसा गांधी का कहना था कि अगर आपको वैसी डेवलपमेंट करनी है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है, तो कम से कम 9 धरती लगेंगी उसके लिए, इतना रिसोर्सेज आपको चाहिए होगा, 9 अर्थ, ठीक है। वेट, किसी ने हिंदी में कुछ प्रिंट्स ने किए हैं, ये हिंदी वाले नोट्स हैं। ALS, हेमंत झा, लेट मी सी, वेट अ मिनट।
हम्म, काफी ठीक है। पता नहीं, पूरा देखना पड़ेगा कितना है इसमें कितना नहीं। विल सी दैट लेटर ऑन। देख लेना आप। ये किसने शेयर किया है? हाँ प्रिंस, अगर ये आपने शेयर किया है तो एक बार ग्रुप में शेयर कर दो बाकी लोगों के साथ में, एटलीस्ट एक टॉपिक। ठीक है। um, एरिस्टोटल का एक बार टॉपिक शेयर कर देना अगर आपके पास में है। कुछ होता है तो दिल परचेज इट एटलीस्ट। हिंदी के लिए इनको मिल जाएगा कोई। बाकी समझाने वाला जो तरीका है वो तो मैं क्लास में समझा ही रही हूँ। मुझे हिंदी के टर्म्स में थोड़ी डिफिकल्टी होती है एक्चुअली। एनीवेज आगे देखते हैं। तो ये चीज कहनी थी गांधी की, तो गांधी के ऊपर यहाँ पर मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो गांधी ने इतना क्रिटिसाइज किया है, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि गांधी खुद एक इंसान से काफी इंस्पायर्ड थे जिनका नाम था एडवर्ड कारपेंटर। एडवर्ड कारपेंटर। ठीक है। तो एडवर्ड कारपेंटर ये हैं जिन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि एक्चुअली एडवर्ड कारपेंटर हैं। इनका ये कहना था, इन्होंने ये पता लगाया था कि जो आज की मॉडर्न मेडिसिन है ना, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। आप दवाइयाँ तो खा लेते हो लेकिन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ये एडवर्ड कारपेंटर ने पता लगाया था। उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से नेगेटिवली ये इम्पैक्ट करता है। तो इसी से इंस्पायर होकर के गांधी ने ये सेम बात बोली कि मॉडर्नाइजेशन के चलते, ये जो मॉडर्निटी आई है इसके चलते बाकी जो स्फीयर्स हैं हमारी लाइफ के, जो दूसरे एरियाज हैं उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए गांधी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करने के बाद में बात की ट्रू सिविलाइजेशन की, कि एक ट्रू सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जिसमें मैन को जानवर के लेवल पे डिग्रेड नहीं किया जाता है, जबकि मैन को और भी ज्यादा बेटर बनाया जाता है, एक बेटर ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में बनाया जाता है। एक अच्छी सिविलाइजेशन वो होती है जिसमें आप वांट के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। अपनी जो भी आपकी वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। आप वांट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो, मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स पे ध्यान देते हो। इस पे ये बोला गया, मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स पे। ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, अभी मैं ये कंप्लीट कर दूं उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। तो एक ट्रू सिविलाइजेशन में क्या रहेगा? मिनिमाइजेशन ऑफ वांट्स। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, मॉडर्निटी के चलते जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे हमारी नीड तो है नहीं, क्या हमको नीड है मैगी खाने की? नीड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैगी के पैकेट्स, मिलियंस ऑफ पैकेट्स हर दिन बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो नीड भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हो क्या रहा है कि वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पहले नई वांट्स बनाई जाती है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो कैपिटलिज्म है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उस पर काम करती है। ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको और भी कम करना है। ज़रूरतें को सेटिस्फाई नहीं करना है, ज़रूरत को कम करना है। एक ट्रू सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो ना तो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है, ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में गांधी ने यही बोला कि एक्सेसिव मशीन्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करते हो तो ये चीज सही नहीं है। मास प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसी प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसमें मासेस पार्टिसिपेट करें और उसको बनाएं। मशीन्स में मास प्रोडक्शन होती है, एक मशीन हजारों या लाखों पैकेट्स बनाती है, और मासेस जो उसमें काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम हजारों बना देंगे। ठीक है। लाखों करोड़ तो नहीं बना पाएंगे ना, एक महीने में इतने पैकेट्स बनते हैं, हम देखते हैं। तो गांधी का यही कहना है इसीलिए कि मॉडर्निटी में मशीन मैकेनाइजेशन को ये क्रिटिसाइज करते हैं। ये बोलते हैं मशीन्स का ज़्यादा यूज़ मत करो,
ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को ही मशीन पूरा रिप्लेस कर दे पूरा। प्रोडक्शन नीड के लिए होनी चाहिए, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तभी प्रोड्यूस करो कोई चीज़। ऐसा नहीं है कि लालच के चलते मतलब ग्रीड के चलते इतनी प्रोड्यूस कर दिया आपने। ठीक है, तो नीड के हिसाब से जिनको जितनी नीड है, जैसे पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, आपको चादर चाहिए, ठीक है, तो आपको चादर चाहिए, आपके घर में जो चादर है, मान लीजिए पुराने ज़माने में किसी के घर में चादर होती फट गई, ठीक है, और फिर वो कारीगर के पास जाते थे, ठीक है, और एक ही चादर बची तो एक चादर और बनवा लेते थे। तो नीड के हिसाब से इतनी बहुत है कि एक एक धो दी, एक बिछा टाइप्स। आज देखोगे ये घर में 10-10 12-12 चादर होती हैं, ठीक है, और पड़ी रहती हैं। कई कबार ऐसा भी होता है कि कपड़े आप खरीदते हो कितने सारे, और आपने एक बार पहने, ठीक है, और उसके बाद वो आपके अलमीरा में रखे ही हुए हैं, आपने दोबारा कभी नहीं पहने। तो वही बात है। तो आप तब किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाइए जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। पहले क्या होता था कि कपड़े ऐसे खरीदे जाते थे, नए कपड़े, कि शादी आ रही है, कोई त्योहार आ रहा है तो खरीद लिया। आज क्या होता है, सैलरी मिलती है तो 10-12 कपड़े साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सब मॉडर्नाइजेशन के चलते हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब we are not doing it, even I am doing it sometimes when you get carried away by these things, because this is how ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इनफैक्ट एक चीज के बजाय दूसरा, अब आप अपने पेरेंट्स के लिए भी लेते हो, तो आपकी अपनी, सपोज आप अपनी मॉम को शॉप कराने गए हो, तो उसमें भी यही होगा कि 10 आपने क्या सोचा होगा कि ठीक है मम्मा को चाहिए होगा एक या दो, बट आप प्रेस करके 4-5 और दिला देते हो कि अरे लो पहनो, मतलब आई एम अर्निंग लाइक दैट, है ना। तो नीड उसकी चाहे होगी भी नहीं, लेकिन वही बात है कि हम क्या करते हैं, पहली चीजें सारी बन के आ चुकी हैं, बस अब तो खरीदते रहना है। तो ऐसी मेंटालिटी चल रही है। तो इसी के चलते जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है हमारे पास में, और हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पर्यावरण का ही यू नो उसको इम्पैक्ट होता है, उसको असर पड़ता है उस पर, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो गांधी हमेशा यही चाहते थे कि एंड्स और मीन्स कभी सेपरेट ना हो, साथ में रहे। इसीलिए ये बोलते हैं कि जो मैकियावेलिज्म है, मैकियावेलिज्म में एंड्स और मीन्स को सेपरेट किया था ना मैकियावेली ने, पॉलिटिक्स को, एथिक्स को, इनको सेपरेट किया था। क्योंकि मैकियावेली ने बोला था तरीका कोई भी हो, आपको ऑब्जेक्टिव अपना कैसे भी पाना है, चाहे गलत तरीके से अपने देश की आप बचाओ। तो गांधी मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक्चुअली में क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि गांधी वॉर ऑफ मेन्यूवर फाइट नहीं कर रहे थे। वॉर ऑफ मेन्यूवर क्या होती है ग्रामशी के अकॉर्डिंग? वॉर ऑफ मेन्यूवर होती है, हमने देखा था, वॉर ऑफ मेन्यूवर इज डायरेक्ट वॉर, सीधा लड़ाई। गांधी वॉर ऑफ पोजीशन लड़ रहे थे अपने मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। वॉर ऑफ पोजीशन में क्या था, काउंटर आइडियोलॉजी बनाओ जिससे कि लोग समझें कि उनमें क्या गलती है उस आइडियोलॉजी में उनकी। लॉन्ग टर्म बैटल होती है जिसमें आप काउंटर हेजीमनी बनाते हो। हेजीमनी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बुर्जुआजी क्लास, तो गांधी यहाँ पर काउंटर हेजीमनी बना रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर भी हेजीमनी का कॉन्सेप्ट आए, क्वेश्चन आए, मान लो ग्रामशी पे, आप उसमें गांधी को भी इंक्लूड कर सकते हो, कि किसे गांधी ने अपना क्रिटिक दिया था मॉडर्नाइजेशन का, उसके चलते गांधी भी चाह रहे थे एक काउंटर हेजीमनी बनाई थी गांधी ने फाइट करने के लिए ब्रिटिशर्स से, ये आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड, आया समझ? तो हम देखेंगे, इसीलिए गांधी इस चीज को काफी क्वेश्चन करते थे जब ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हमारा एक सिविलाइजिंग मिशन है, हम भारत पे इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम भारत के लोगों को सभ्य बनाना चाहते हैं। ये हम पे भगवान ने हम पे ये बर्डन डाल रखा है कि हम सभ्य हैं, हाँ आपको सभ्य बनाना चाहते हैं। तो गांधी दिखा रहे हैं कि ये लोग खुद सभ्य नहीं है, मॉडर्नाइजेशन के चलते ये क्या कर रहे हैं नेचर के साथ में। तो गांधी ने ये जो क्रिटिसिज्म दिया है ना अपना मॉडर्न सिविलाइजेशन का, ये सारी बातें गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखी थी। हिंद स्वराज में ये सारी बातें लिखी गई थी। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अपना ब्लूप्रिंट दिया है कि आगे जा करके इंडिया को कौन सा पाथ ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्ट करना चाहिए। इसीलिए गांधी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, गांधी
इसमें नहीं थे, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज मानते थे, और इसमें चाहते थे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज बने, जिसका हमने डीपीएसपी में डाला। लेकिन हम देखेंगे कि ये फॉलो नहीं किया जाएगा। नेहरू और बाकी सब होंगे, सेंट्रलाइजेशन लेकर के आएंगे और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था गांधी का, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है यहाँ पे, तो ये भी खत्म हो चुका है। अब फ्रेंड्स की बात सुन लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। अभी आवाज आ रही है? हाँ, तो फ्रेंड्स आप हैं ऑनलाइन? आपके पास में जो भी नोट्स है ना फ्रेंड्स, इफ़ यू कैन शेयर, आप कैम स्कैनर से स्कैन कर लीजिए नोट्स। ठीक है, कैम स्कैनर ऐप आती है, इस ऐप से आप स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक। ठीक है, जो भी आपको इनके साथ में शेयर करना है। एंड वो पीडीएफ आप फिर टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है आपके पास में, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। आई डोंट नो वेदर ही इज लाइव, ही इज नॉट रिप्लाइंग राइट नाउ। वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मैंने दिया है बैच नंबर 7 का, वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक उनको दिखा दो एक बारी। ठीक है, और इफ आपने जहाँ से परचेज किया हो, एटलीस्ट टेल दैट कि आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। अच्छा, आपने परचेज किया है कहीं से ये? अगर कहीं से परचेज किया तो इनको बता दो, दिल परचेज ऑल द नोट्स। नहीं तो अगर आप शेयर कर सकते हैं इनके साथ में, तो ऐसे स्कैन करके शेयर भी कर सकते हैं। मैं ग्रुप लिंक आपको दे देती हूँ। देखो, नोट्स आप लोगों को फिर भी मिल जाएंगे, तो फिर भी मैं यही बोलूँगी कि नोट्स देखो, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन सिर्फ टर्मिनोलॉजीज पे थोड़ा ध्यान देना, वो टर्म्स ढूंढ करके बाकी जो मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से उसको कवर करना। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाया गया है वही चीज़ अगर लिख के आओगे आंसर में तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप लिंक है, इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स आप, तो डायरेक्टली आप ऐड हो जाओगे ग्रुप में। ठीक है, एंड वहाँ से फिर आप शेयर कर सकते हो इनके साथ में। चलिए आगे देखते हैं, इससे बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगी जो नए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, थोड़ी हिंदी नहीं आती हमें शुद्ध। अच्छा चलो फिर वही फॉलो कर लो। आगे देखते हैं। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट गांधी का, विच इज स्वराज। अब गांधी ही टॉपिक मुझे लगता है आज कंप्लीट हो पाएगा, तो आगे अगली क्लासेस में बाकी कर लेंगे। भी आज क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी सारी क्लासेस ली हैं, तो मैं इसको 1.5 घंटे में ही ख़त्म करूँगी सेशन। आगे देखते हैं, कभी 1.5 घंटा टाइम मिला या तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर दूँगा। पता नहीं, ऐड करने का फीचर नहीं है एक्चुअली इनके पास में ना, अदरवाइज आई वांटेड टू ऐड फ्यू सेशंस। चलिए, स्वराज पढ़ते हैं। अब स्वराज क्या है? स्वराज का मतलब होता है, फ्रीडम से रिलेटेड होता है, सेल्फ गवर्नेंस। स्वराज, स्व मतलब सेल्फ, एंड राज का मतलब होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी का कोर्स फ्री प्लेटफॉर्म पे हिंदी में। हाँ, बट उसमें फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं की है। आपका हिंदी के लिए अलग से आएगा दिसंबर में उमंग। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में होगा, ज़्यादा डेप्थ में होगा, उसके लिए वेट कीजिए अभी। ठीक है, अभी सिर्फ पीएसआईआर पे फोकस रखो अपना, और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर लो जो आपको बोले थे। एनीवेज, नेक्स्ट, स्वराज हम बात करते हैं। स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, स्वराज इंडियन वर्जन है। जैसे यूएसए में, यूके में हम फ्रीडम, जैसे कार्ल मार्क्स थे फ्रीडम बोलते थे, यूएसए में लिबर्टी बोलते हैं उसको, इंडिया में उसको स्वराज बोलते हैं। स्वराज का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस, आपके पास में इतनी आज़ादी रहे कि आप खुद ही अपने जो इवॉल्व हो। एंड ठीक है, तो मॉडरेट्स के लिए स्वराज का मतलब था
कि जो इंडियंस लोग हैं उनका गवर्नेंस में उनका रिप्रेजेंटेशन ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन रहे, मतलब वही गवर्न करें, डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। मॉडरेट्स के लिए स्वराज का मतलब था गेटिंग अ डोमिनियन स्टेटस। एक्सट्रीमिस्ट के लिए स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नेंस, कि हमको बाहर वाले चाहिए ही नहीं और हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। जैसे कि आप औरबिंदो घोष देखेंगे, औरबिंदो घोष सबसे पहले थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की और उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। तो औरबिंदो वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कंप्लीट फ्रीडम की बात की थी। ठीक है, अब औरबिंदो ने तो फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअलाइज भी किया था। उन्होंने क्या बोला था, उनका कहना था कि फ्रीडम का असली मतलब होता है इनर फ्रीडम, जब आपके अंदर से आपके ऊपर आपको रियलाइज हो, ठीक है, कि आपको सोसाइटी के साथ में हार्मनी, सोसाइटी के साथ में मिलके रहना है। दैट इज द इनर फ्रीडम। पीस एंड हार्मनी सोसाइटी में तभी आएगी जब आपके अंदर का जो फ्रीडम है वो सोसाइटी के साथ में ओवरलैप करेगा। तो गांधी का जो स्वराज था वो औरबिंदो के स्वराज से काफी इंस्पायर्ड था। गांधी लेकिन इस स्वराज के कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सपैंड करेंगे। कॉन्टिन्यूटी तो हम देखते ही हैं। औरबिंदो मैंने कवर किया था, औरबिंदो में बताया था कि औरबिंदो खुद पूर्ण स्वराज की बात करते थे। उसी आइडिया को गांधी आगे जाकर के एक्सपैंड करेंगे। और गांधी ने एक्सपैंड करके उसका मीनिंग फर्दर एक्सपैंड करके ये बोला, उपनिषद के बेस पे उपनिषद से कुछ आइडियाज लिए। और गांधी का कहना था कि उपनिषद में स्वराज का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अपनी जो डिजायर्स हैं उन पे कंट्रोल रखना, वो होता है स्वराज। इसीलिए गांधी ये मानते थे कि रियल स्वराज तब तक नहीं आ सकता जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा। आप जब तक खुद को गवर्न नहीं कर लेते, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक रियल स्वराज नहीं आ पाएगा। तो वो लियो टॉल्स्टॉय से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय देखो जिन्होंने बुक लिखी थी किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, तो उसी में लियो टॉल्स्टॉय ने ये बोला था कि इंसान को आप जरूरत नहीं है कि बाहर से कंट्रोल करो, ठीक है, बाहर से कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, आप अंदर से ही, ठीक है, आप ही के अंदर भगवान है, तो आप अंदर से इनर फ्रीडम के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, और फर्दर उस पर गांधी ने बोला कि अलग अलग एरियाज में स्वराज का मतलब होता है। जैसे पॉलिटिकल स्फीयर में स्वराज का क्या मतलब होता है, पॉलिटिक्स में स्वराज का मतलब होता है अपने आप को गवर्न करना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल सेंटर पे रहे, और ऐसे ही राम राज्य आएगा जिसमें कोई स्टेट नहीं होगा, लोग अपने आप को गवर्न करेंगे। ठीक है, तो दैट इज पॉलिटिकल स्फीयर। तो स्वराज का आइडिया कहीं ना कहीं लियो टॉल्स्टॉय के आइडिया से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, जो ये बोलते थे कि मैन को अगर कंट्रोल करना है तो बाहरी कंट्रोल की जरूरत नहीं है, इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हाँ देखो, औरोबिंदो घोष से भी प्रभावित थे, एट द सेम टाइम लियो टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित होंगे। औरोबिंदो घोष का कहना था, ये सबसे पहले थे ना पूर्ण स्वराज वाले, तो इसी के आइडिया को स्वराज आगे इन्होंने कंटिन्यू किया और फर्दर एक्सपैंड किया। ठीक है, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये नाम है बुक का। प्रिंस, आंसर राइटिंग का सेशन अभी पुराने हैं। ठीक है, पुराने जो सेशंस हैं हमारे आंसर राइटिंग के, एक तो मैंने अभी सितंबर में लिया था, एंड इससे पहले हम देखेंगे कि अगस्त में था। बाकी इसके बाद आंसर राइटिंग का सेशन दिसंबर में शुरू होगा, क्योंकि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अच्छे से अलग से आंसर राइटिंग किया करेंगे। ठीक है, आने वाले महीनों में। हाँ, उपनिषद का आइडिया डाला इन्होंने, अंश उपनिषद से इंस्पायर होकर के, उपनिषद में जैसे स्वराज के बारे में बोला गया कि खुद को कंट्रोल करना स्वराज होता है, अपने डिजायर को कंट्रोल करना ही स्वराज होता है। आपके अंदर कोई इच्छा है, उसको अगर आप कंट्रोल करते हो तो यानी
आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही गवर्न कर रहे हो। तो ये यहाँ पर इनर फ्रीडम की बात आती है। यहाँ पर यह बात आती है कि बाहर से आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गांधी ने स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था वो सभी दूसरे स्फीयर्स में अप्लाई किया। कौन कौन से स्फीयर्स थे? जैसे पॉलिटिकल स्फीयर में किया। पॉलिटिकल स्फीयर में इन्होंने बोला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इसी के चलते डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोग खुद को गवर्न करेंगे। बाहर से एक्सटर्नल इनको लोगों को आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद को ही गवर्न करेंगे, खुद को ही कंट्रोल करेंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक स्वराज की बात की इन्होंने। अब क्या कर रहे हैं ये जो अरबिंदो घोष का स्वराज का कॉन्सेप्ट था उसको एक्सपैंड कर दिया इन्होंने और सभी स्फीयर्स में अप्लाई किया। इकोनॉमिक स्वराज में गांधी कहते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक स्वराज के चलते लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत गरीबी में जी रहे हैं, लाखों करोड़ लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, ऐसे लोग डिग्निटी की लाइफ जी सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है फॉर्म? ये हो सकता है गांधी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे उसमें ही था ये, जिसमें गांधी ने इस चीज़ की बात की थी। 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले खादी का प्रमोशन करो। इससे खादी से होगा क्या? खादी में हम लोकल लेवल पे बनाते हैं, ठीक है, इससे विलेज इंडस्ट्रीज आएंगी और इन लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उनको फायदा मिलेगा, ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर में। दूसरा हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की। यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स वही कि जो जमींदारों के पास में जितनी जमीनें हैं वो टिलर्स को दो, टिलर्स को दे दो, ठीक है। आंतरिक नियंत्रण बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स टेलर को दे दो और कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करो, खादी को प्रमोट करो। ये सभी इनके पार्ट थे। तो इनका कहना था कि जो भी आप डेवलप करते हो इकोनॉमिक स्फीयर में, कुछ भी आप डेवलप कर रहे हो, वो आपका बेसिक एम क्या होना चाहिए? आपकी नीड्स को फुलफिल करना, कि आपको जब जरूरत है तभी प्रोड्यूस करो, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ये था इकोनॉमिक स्फीयर में कि जो प्रोडक्शन होगी, जो डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल होगा, वो आप बेसिक नीड्स पे बेस करो। कि नीड्स है तो, वांट्स नहीं। वांट्स तो देखो, फिर वांट्स आती है कि आपको क्या चाहिए। चाहिए तो फिर लोगों को बिलियनियर बनना है, ठीक है, लेकिन बिलियनियर बन के भी लोग खुश नहीं रहते। तो हर कोई बिलियनियर बन जाएगा तो आपको लगता है हर कोई खुश रहेगा? कोई खुश नहीं रहेगा। बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए तो सब खुश रहते हैं। लाइफ इज अबाउट कि जब जिस चीज की आपको जरूरत है उस चीज पे, उस टाइम पे आपको वो चीज मिल जाए, है ना। दैट इज अ गुड लाइफ। सो उसी के पर्सपेक्टिव से इन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक स्फीयर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल हो वो ऐसा हो। ऐसे ही सोसाइटी में कैसा हो? सोशल स्फीयर में, सोशल स्फीयर के स्वराज के बारे में क्या बात की? सोसाइटी में अगर स्वराज लगाना है तो इन्होंने बोला कि जो अनटचेबिलिटी है हमें उसके अगेंस्ट में फाइट करना होगा। जो आपस में धर्म को लेकर के इतना लड़ाई होती है उसको मिटाने की जरूरत है। ऐसी चीजों से हमको आजादी चाहिए कि धर्म के बेसिस पे और इनके बेसिस पे हम ना लड़ें आपस में। ऐसे ही कल्चरल स्फीयर में भी स्वराज की जरूरत है। कल्चरल स्फीयर, कल्चरल स्फीयर क्या होता है? कल्चरल स्फीयर का मतलब है कल्चर में हर एक को दूसरे के कल्चर की, अपने कल्चर की तो खुद रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, ठीक है, दूसरे की भी हो जाएगी। देखो, जैसे आज के टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में लोग वेस्टर्न कल्चर बहुत फॉलो करने लग गए हैं, अपने कल्चर को इतना नहीं रिस्पेक्ट करते, ठीक है। तो गांधी का कहना था कि आप जब तक खुद के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कल्चर जो होता है वो आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। गांधी ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। गांधी मानते थे कि सभी कल्चर एक समान है और उन कल्चर्स में जो भी अच्छी आदतें हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, सभी को फॉलो करनी चाहिए। लेकिन गांधी का ये कहना है, गांधी ये मानते थे कि सभी कल्चर के सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें फॉलो करो, वो एक्सेप्ट कर सकते हो, बुरी आदतें मत फॉलो करो। जैसे गांधी ने एक स्टेटमेंट बोली थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की जो दीवारें हैं चारों तरफ से, या जो मेरी विंडोज हैं, ठीक है, जो भी मेरी खिड़कियां हैं घर की, वो सभी तरफ से
जो कल्चर्स हैं उससे भरी रहे, मतलब अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्रैक्टिसेस से पूरा मतलब आता रहे इधर से उधर से। मैं चाहता हूँ सभी लैंड्स का कल्चर मेरे घर के पास से गुजरे, ठीक है, जितना फ्रीली हो सके, मतलब सबको आज़ादी है अपना कल्चर फॉलो करने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों का कल्चर देख के इन्फ्लुएंस होकर के अपना खुद का कल्चर भूल जाऊं। ये कहना था गांधी का, मतलब सबके कल्चर को रिस्पेक्ट दो, सबके कल्चर में अच्छी आदतें हैं, ठीक है, सभी आनी चाहिए, सभी फॉलो करना चाहिए, लेकिन साथ में ये ना करो कि अपना कल्चर भूल करके सिर्फ दूसरे का ही कल्चर फॉलो करो। ये नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट गांधी सेड। और इसी में हम देखते हैं कि गांधी इसीलिए इंडिया की जो एड्रेस को प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, उसी में ये बोलते हैं कि एक नया इंडिया को अगर रीजनरेट करना है तो उसमें ऐसे करना होगा जिसमें कल्चर में भी सब लोग अपने मुताबिक अपना कल्चर फॉलो करें। आप भी अपना कल्चर फॉलो कीजिए, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। हाँ, गांधी को आप धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हो, हिंदी में ये बोल सकते हो आप ऐसे। सो दिस इज सर्वोदया एंड दिस इज स्वराज एंड एवरीथिंग। और रही बात इसकी कि गांधी गांधी देखो ये बोलते थे कि अगर इंसान को राइट्स दिए जाएं तो ड्यूटीज लस्की जैसा बोलते हैं कि राइट्स ड्यूटीज में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको कुछ ड्यूटी दी गई है तो उसी के अंदर आपके पास हक भी आ जाता है, ठीक है। या आपको आपके पास में राइट्स हैं तो उसमें आपके पास में कुछ ड्यूटीज भी होंगी, बिल्कुल वैसा सा सेम है। गांधी एक बैलेंस तैयार करना चाहते थे इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में। उसी से इंस्पायर होकर के हम देखेंगे गांधी इसकी बात करेंगे। जैसे गीता में भी यही लिखा गया है कि हर एक को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। जब हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो हमें अपने आप हमारा हक मिल जाता है जो हमारे हक में होता है। तो राइट्स और ड्यूटीज हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, लाइक सॉरी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कहना था इनका। और गांधी का स्टेट यही था कि गांधी चाहते थे कि स्टेटलेस सोसाइटी हो, ये तो हम कवर कर ही चुके हैं। गांधी एनार्किस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि स्टेट प्रेजेंट हो, नॉन वायलेंस के आइडिया से कंपैटिबल हो। स्टेट जो होता है वो लोगों को फोर्स करता है, ठीक है। और इसीलिए फिर ये मानते थे कि स्टेट अगर मान लो कोई आइडिया, अगर स्टेट कुछ कर रहा है, स्टेट कोई रूल चला रहा है, इसका मतलब कि लोग इतने वीक हैं। अगर स्टेट प्रेजेंट है तो मतलब लोग इतने वीक हैं कि अपने आप को गवर्न नहीं कर पा रहे, तभी उनको स्टेट की जरूरत है। इसीलिए स्टेट नहीं होना चाहिए। इनका राम राज्य इज स्टेटलेस सोसाइटी जिसमें स्टेट नहीं होगा। ये हम पहले एरिस्टोटल में बात कर ही चुके हैं, तो वही है। एजुकेशन पे इन्होंने बोला नई तरीके की तालीम होनी चाहिए, नई तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए। ये वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। इनके मुताबिक वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? ऐसे काम में, जिस काम में आपको अपना करियर बनाना है, उसी काम में पढ़ते पढ़ते कमाने लग जाओ। उसी में एक्सपीरियंस भी आपको रहेगा, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको अपना खुद की एजुकेशन फाइनेंस करनी चाहिए, आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड मत हो अपनी एजुकेशन के लिए। और वोकेशनल एजुकेशन, अर्न एंड लर्न, काम भी करते रहो, कमाते भी रहो, साथ में सीखते भी रहो, ऐसी एजुकेशन बेहतर होती है। तो इनका कहना था कि किसी किताब में से मत पढ़ के सीखो, रादर जिंदगी खुद एक किताब है। आप जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंस करोगे, कमाना शुरू करोगे, तो साथ में आप सीखते भी जाओगे वो काम, आपको नॉलेज हो जाएगी उससे रिलेटेड। तो ये था गांधी का। और वेमेन को लेकर के तो मैंने बता ही दिया है कि इनका कोई डायरेक्ट वो नहीं था कि वेमेन के इमेनिसिपेशन करना है। बस इन्होंने यूज किया था कि वेमेन को भी यू नो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है, मास मूवमेंट में यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट गांधी। अब बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑल की बात कर रहे हैं, तो गांधी तो एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे। गांधी तो पीसफुल थे ना, तो नॉन वायलेंस से रिलेटेड ही रहेगा। एट द सेम टाइम गांधी इज ऑल अबाउट, हालांकि गांधी वाज ऑफ दिस ओपिनियन कि बाकी सभी जो दूसरी कंट्रीज हैं, पीसफुली रहो उनके साथ में, ह्यूमन डिग्निटी, वही सब सर्वोदया का कॉन्सेप्ट एंड ऑल सब रहेगा इसमें, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन आइडिया टाइप्स, मॉडर्नाइजेशन की फेवर में नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट गांधी। बाकी आगे का कल आगे कवर करेंगे नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन में। एम एन रॉय रह गया है और अम्बेडकर रह गया है।
नोट्स मैं आज आपको दे दूंगी, थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगी। अभी फ़िलहाल आई हैव जस्ट हाफ एन आवर, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास है, तो ब्रेक मैं ले रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।